नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपके साथ पृथा शुक्ला। तो हर बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग विषय विशेषज्ञों से जुड़ते हैं और बीमारी से जुड़ी उन बीमारियों के बारे में हम चर्चा करते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है, उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास है और वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय पर यानी कि 14 मार्च को किडनी दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाने के पीछे का मोटिव क्या है, मकसद क्या है, क्यों इसे मनाया जाता है और किडनी की बीमारी क्यों इन दिनों लगातार बढ़ती चली जा रही है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज हम पहुंचे हुए हैं इन सभी की जानकारी लेने के लिए। हम और हमारी टीम एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल रायपुर में, और इन सभी की जानकारी देने के लिए मेरे साथ में मौजूद है डॉक्टर सुनील धर्मानी जी, जो कि हैं क्लिनिकल लीड एंड सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डॉक्टर सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर सुनील जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि किडनी दिवस को लेकर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम भी है, क्यों ये मनाया जाता है, इसके पीछे मोटिव क्या है? किडनी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि किडनी से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा सकें और साथ ही साथ किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में जागरूक किया जा सके और उनका इलाज जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके। मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना और उनको ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिले। ये है मेन। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि ये जो दिन विशेष को मनाया जाता है, इसके पीछे लोगों का मोटिव जो है, यानी इसके पीछे का मोटिव ये है कि लोगों को हम अवेयर कर सकें। किडनी की बीमारी की जब बात होती है तो डॉक्टर सुनील जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये काफ़ी किडनी जो पार्ट है, जो हमारे बॉडी में काफ़ी अहम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कई बार हमारी जो रूटीन होती है, इरेगुलर रूटीन जो होती है, खाने पीने की जो चीज़ें होती है, वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो हमारी किडनी को ही करती है और यहीं से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है। लोग लेकिन इसी चीज़ को समझ नहीं पाते। ये बात सच है, क्योंकि किडनी जो है, जिस तरह हार्ट को एक अहम अंग माना जाता है, उसी तरह किडनी भी एक मेन अंग है। क्यों? क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिज्म होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद जो एक्सक्रीशन है वो किडनी से होता है। तो गंदगी हमारी किडनी से ही जाती है। तो अगर किडनी अफेक्ट हो जाएगी तो गंदगी नहीं निकल पाएगी और वो ब्लड में आएगी और फिर वो जहरीले पदार्थ हमको बिगाड़ेंगे और हमारे हर एक अंग को बिगाड़ते हैं। क्योंकि किडनी की बीमारी ऐसी है कि जिसके जो लक्षण है, कोई भी बॉडी के सिस्टम को नहीं छोड़ता, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो नसें हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लीवर हो, तो और पेट से भी दिक्कत देता है। मैंने अभी थोड़ी देर इस बात को भी पहले बताया है कि चमड़ी में भी इन्वॉल्वमेंट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन जो कार्य है किडनी के, फिल्टर करना, गंदगी को रिमूव करना। दूसरा मेन कार्य है नमक और पानी की मात्रा का शरीर में बैलेंस बनाना। तीसरा मुख्य कार्य है ब्लड प्रेशर को बराबर से संतुलित रखना। इसके अलावा जो एडिशनल कार्य हैं, हम जो ये बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हमारा जो खून बनता है, वो भी किडनी द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो हड्डी में एक्ट करता है, उसके बाद ब्लड सेल्स बनते हैं, तो खून बनाने में भी सहायक है। इसी तरीके से हमारे बॉडी की जो बोन हेल्थ है वो भी किडनी द्वारा होती है, क्योंकि जो एक्टिव विटामिन डी है वो किडनी द्वारा ही बनता है और फिर वो हड्डियों को मजबूत करके कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को बैलेंस करता है। तो इतना अहम रोल है हमारी किडनी का। बिल्कुल, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट तो है किडनी, लेकिन आगे सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज की जो ज़िंदगी है वो सभी की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, हर कोई वर्कहॉलिक है, हर कोई अपनी बिजी लाइफस्टाइल में बिजी है। तो ऐसे में क्या लगता है, आप जो अभी बैलेंस बनाने की बात कह रहे थे, यही चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है और लोग इसको लेकर अवेयर नहीं हो पाते और ना ही इस तरफ में ध्यान दे पाते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि आज की जो भागा-दौड़ की लाइफ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग एक सिर्फ स्ट्रेस को एक शब्द मानते हैं। वो स्ट्रेस का मतलब है वो हर लेवल पे स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, ऑर्गन स्ट्रेस। हम जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं वो सिर्फ शरीर में हम झेल रहे हैं ऐसा नहीं है, हर ऑर्गन को जा रहा है। और स्ट्रेस के भी कई फॉर्म है। स्ट्रेस हम एक्सर्शन से ले सकते हैं, प्लस इम्प्रॉपर डाइट से हम ऑर्गन को स्ट्रेस दे रहे हैं। अनवांटेड चीज़ों का जो हम सेवन करते हैं, चाहे उसमें आप तंबाकू बोलिए, ड्रिंक्स, अल्कोहल बोलिए, या आप स्मोकिंग बोलिए, ये भी एक लाइफस्टाइल का जो हिस्सा हमने बना लिया है। ये किसी ना किसी फॉर्म में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारे बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हुए किडनी को भी इफेक्ट करता है। स्मोकिंग के लिए तो यह है
कि वो डायरेक्टली हमारे जो ब्लड सप्लाई किडनी की जो होती है उसकी जो नाड़ी है उसको दबाता है और अल्टीमेटली किडनी इंजरी करता है। तो ये जो भागा दौड़ी की लाइफ में और जो हम इनएक्टिव हो रहे हैं आज की डेट में, जो मोबाइल एडिक्शन हो गया है जिसकी वजह से हमारा बाहर निकलना खेलना बंद हो गया बच्चों का, वो एक एड ऑन है। तो इस तरीके से स्ट्रेस से, हमारी इनएक्टिविटी से अल्टीमेटली हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए और किडनी भी उसका एक अहम हिस्सा है जो अफेक्ट हो रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एक्टिविटी है, दिनचर्या जो होती है, वो एक रूटीन ढंग से होनी चाहिए जिसमें एक्सरसाइज उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी उसका कंसिडरेशन आना चाहिए, जो कि आज की डेट में वो नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए और ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। एक बात सर अभी आपने बहुत सच भी बोली है कि अल्कोहल, टोबैको या फिर स्मोकिंग, ये आजकल ये बात वाकई सच है कि लोगों के लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा हो गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये भी किडनी की बीमारी के लिए या इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? यस, ये बिल्कुल जिम्मेदार है और ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि ये लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया है और इसीलिए इसका सबसे पहला जो ट्रीटमेंट भी बोला जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो जिस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं, जब बीमारी आती है तो बोलते हैं उसको प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले यही है कि आप अल्कोहल का सेवन बंद करें, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करें और एक्टिविटीज़ को, ये जो हम निकोटीन और ये जो टोबैको, इसको भी कट करें और साथ में इन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं जिसमें एक्सरसाइज का फॉर्म हो, मेडिटेशन का फॉर्म हो और अपने वाटर इंटेक को बढ़ा के हाइड्रेशन का फॉर्म हो। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। क्या लगता है आपको अभी जिस तरीके से आपके पास में पेशेंट्स आते होंगे या केसेस जो आप फेस करते हैं, जो हैंडल करते हैं, इनमें कितना फ़र्क आपने देखा है? क्योंकि आपको इस क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, तो तब में और अब में अगर आप फ़र्क देखें तो क्या लगता है आपको? डिफरेंस बहुत आया है पहले के ज़माने से अभी तक। जो 14 साल में मैंने यहाँ पे जो सफ़र तय किया है उसमें शुरू के जो पेशेंट थे वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। कुछ डायबिटीज़ के रिलेटेड किडनी डिजीज़ के पेशेंट आते थे, कुछ ब्लड प्रेशर रिलेटेड और कुछ पेन किलर रिलेटेड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी और डायबिटीज़ का डिटेक्शन बढ़ा, वो केसेस भी बढ़े, क्योंकि लोग डायबिटीज़ के प्रति जब जागरूक हुए तो उनकी जब जांचें हुई तो ये पाया गया कि किडनी डिजीज़ उनमें है, तो इसलिए वो जो अमाउंट है वो बढ़ा। तो आज की डेट में 40% डायबिटीज़ कंट्रीब्यूट करती है किडनी डिजीज़ में। तो इसके पेशेंट प्लस पेन किलर के पेशेंट, कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ के पेशेंट भी आते हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, वो पेशेंट भी काफ़ी बढ़े हैं। और कुछ जगह से कुछ ऐसे लोग आए हैं जहाँ पे पानी में ही दिक्कत थी, कुछ हैवी मेटल्स मिले, उनमें भी किडनी डिजीज़ होती है, तो ऐसे भी पेशेंट का जो है नंबर बढ़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो हमको देखने को मिलते हैं वो डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ के देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और किडनी के मरीज़ भी लगातार इसमें बढ़ोतरी बढ़ते देखने को मिल रही है और ये लगातार ये आंकड़े बढ़ते भी चले जा रहे हैं। पेन किलर का आपने अभी जिक्र किया है सर, और ये बात वाकई सच भी है। और ये किडनी की बीमारी लिए कितनी जिम्मेदार है ये आप बताइएगा, क्योंकि आजकल किसी को कुछ भी होता है वो सबसे पहले पेन किलर लेना प्रेफर करते हैं, या फिर ज़रा से भी कुछ ऊपर नीचे वो शरीर में अपने कुछ महसूस करते हैं वो सीधे फ़ौरन एक मेडिसिन ले लेते हैं। ये कितना इफेक्ट करती है एक आम इंसान की किडनी को? देखिए, पेन किलर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कैसे? पेन किलर भी 2-3 तरीके की होती हैं। एक ओपियोइड ग्रुप होता है, एक एनसेड ग्रुप होता है। ये बहुत अच्छी होती हैं। इनमें बैलेंस कहाँ खो जाता है, जब मरीज को लगता है उसको दर्द है और वो ओवर द काउंटर जाके बोलता है मुझे दर्द है और खरीदता है बिना ज्ञान के कि उसको किस चीज़ के लिए वो ले रहा है और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, ये मैटर करता है। और इसमें डेंजर कब आ जाता है कि कुछ पेन किलर जो होते हैं वो किडनी को डैमेज करते हैं, लेकिन उसमें ये डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप का मरीज है, कितना उसने पानी लिया हुआ, शरीर में उसके कितने पानी की कमी है और क्या उसको एसोसिएटेड बीमारियां हैं और क्या वो एसोसिएटेड दवा ले रहा है। इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि पेन किलर हमें कितना नुकसान करेगा। आप ब्लाइंडली अगर किसी पेन किलर को ऐसे लेते हैं तो वो सही नहीं है। हमेशा मेरा सजेशन ये रहा है कि अपने डॉक्टर से पूछ के और अपनी डिटेल बता के तभी लेना चाहिए, नहीं तो ये पेन किलर जो एनसेड ग्रुप के होते हैं वो डायरेक्टली किडनी की इंजरी करते हैं। तो किडनी में भी जो ग्लोमेरुलस करके एक छन्नी होती है और दीवार के तौर पे हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ये डायरेक्टली ट्यूबुलर इंजरी करते हैं और अगर ये लंबे समय तक सेवन किया जाए तो किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज का फॉर्म बना सकते हैं जो रिवर्स फिर नहीं होती है।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए कि हमेशा डॉक्टर से पूछ के पेन किलर लें और उस वक्त दिमाग में जरूर रखें क्योंकि वो किडनी अफेक्ट कर सकती है। एक और सवाल आपसे डॉक्टर सुनील जी ये भी है कि वैसे तो किडनी की बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, एक छोटे बच्चे को भी हो जाती है और कभी किसी बुजुर्ग को भी हो जाती है, लेकिन आपके केसेस में आप क्या देख पाते हैं कि क्या वाकई इसका कोई पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप है स्पेसिफिक, या कभी भी किसी को भी ये बीमारी घेर सकती है? नहीं, ये बीमारी जो है हर एज ग्रुप में अलग अलग कारणों से आती है। बच्चों में यूजुअली कंजेनाइटल प्रॉब्लम, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के नीचे, उनमें कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें किडनी बराबर नहीं बन पाती या पूर्ण रूप से नहीं बन पाती। कई बार सिस्ट होती हैं उनके, मतलब छोटे छोटे, आप समझ सकते हैं, फोड़े टाइप। तो वो बीमारी जब होती है तो वो बच्चे पूर्ण रूप से आगे भी डेवलप नहीं हो पाते या उनकी एक किडनी तकलीफ में जाती। तो ऐसे में जब जल्दी एक किडनी पे लोड आता है तो वो तकलीफ लेके आते हैं। तो वो एक एज ग्रुप हो गया। दूसरा एज ग्रुप है जो 15 से 20 साल के आसपास, ऐसे किडनी के प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलता है जो मोस्ट कॉमन, जो किडनी के छन्नी की बीमारियां हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज। तो ग्लोमेरुलर डिजीज जो है कॉमनली अपने को देखने को मिलता है इस एज ग्रुप में, जिसमें आईजीए नेफ्रोपैथी करके बीमारी होती है, जो खासकर शुरू कैसे होती है, जो सर्दी खांसी और गले खराब होने से चालू होती है। और जो 40 साल के आसपास या उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य हमको जो बीमारी देखने को मिलती है, डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब होना, ब्लड प्रेशर की वजह से होना, पेन किलर की वजह से होना, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस। और इन्फेक्शन वाली जो किडनी की डिजीजेज हैं वो यूजुअली 20 साल में भी देखने को मिल सकती हैं और 50 साल में भी देखने को मिल सकती हैं। और जब जिसको डायबिटीज़ होता है, अगर वो अनकंट्रोल हो, उनमें इन्फेक्शन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अलग अलग एज ग्रुप में देखने को मिलती हैं और हर तबके का, मतलब मीन्स बच्चे से लेकर बड़े तक हम लोग सब पेशेंट्स को देखते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। बिल्कुल। किडनी की बीमारी अगर किसी को होती है तो क्या लगता है आपको कि इसमें इसको क्योर कैसे किया जा सकता है? कि क्योंकि इस बात को लेकर मिथक भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसको लेकर अवेयर भी नहीं है, वो डर भी जाते हैं, यही वजह होती है कि डॉक्टर के पास कंसल्ट कराने से भी वो बचते हैं और खुद को बचाते भी हैं। तो क्या लगता है किस हद तक इससे बचा जा सकता है और कितना क्योर इसे किया जा सकता है? देखिए, किडनी की बीमारी, क्योर वर्ड जो है ना, मतलब आप जड़ से खत्म करना, प्रिवेंशन ही बेस्ट है इसमें, अगर हमें ज्ञान है तो। और ज्ञान देने के लिए ही हम इन सब बातों को कर रहे हैं कि हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें शुगर है और हमें आज पता चलता है, तो हमें पता होना चाहिए वो कौन कौन से अंग को अफेक्ट कर सकती है। तो अगर वो पता रहेगा तो हम ध्यान दे पाएंगे। और किडनी इसमें एक मुख्य ऑर्गन है, नंबर 1। नंबर 2, ब्लड प्रेशर दूसरा है। तो ब्लड प्रेशर जिसको हो, उसको भी अगर वो शुरू में ध्यान देगा तो किडनी के लेवल पर जो शुरुआती लक्षण है वहीं पर टैकल हो जाएंगे। तीसरा है, हमने इस बात पर भी बात करी, पेन किलर्स। अगर हमें ज्ञान है तो हम अवॉइड करेंगे, और अगर हम लेंगे तो अपने टेस्ट कराते रहेंगे, जिससे हम पकड़ पाएं कि हमें तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि एक बार किडनी की बीमारी, क्रॉनिक किडनी डिजीज चालू हो गई, जो कि 5 स्टेज में होती है, तो धीरे धीरे जो स्टेज बढ़ती जाएगी, फाइनली पेशेंट डायलिसिस पे लैंड कर जाते हैं या किडनी बदली की नौबत आती है। तो क्योर वर्ड जो है वो नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, अर्ली डिटेक्शन से आप ऐसे ट्रीटमेंट को ले सकते हो जो वो आपकी बीमारी की रफ्तार शुरुआत में इतनी धीरे कर देगा कि आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी लोगे, तब जाके किडनी खराब होगी। इसलिए प्रिवेंशन पहला एस्पेक्ट है जिस पे हमें फोकस करना है, या अर्ली डिटेक्शन दूसरा एस्पेक्ट है जिससे हम सॉर्ट ऑफ क्योर की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी, आगे आपसे ये भी समझना चाहेंगे डॉक्टर सुनील जी कि जब प्रिवेंशन की बात आ रही है तो लोगों को कब ये लगेगा कि उन्हें कुछ किडनी की बीमारी घर कर रही है? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उस सिम्टम्स को भी नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें ऐसी कुछ बीमारी हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कहाँ पर लोगों को आकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके जो लक्षण है ना किडनी की बीमारी के, खासकर क्रॉनिक किडनी डिजीज के, वो बहुत लेट आते हैं, जब 70 से 80% डैमेज हो जाती है। तो अर्ली कैसे पता चलेगा? अगर हमें कोई एसोसिएटेड बीमारी है, कोई भी बीमारी है, ऐसे में मैं आप सबको सलाह दूंगा कि अपने किडनी के बेसिक टेस्ट कराएं। अब वो बेसिक टेस्ट क्या है? ब्लड की एक जांच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन, और एक यूरिन की जांच होती है, यूरिन में प्रोटीन देखना और सेल्स देखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या पस सेल्स बोलते हैं। अगर हम इसको डिटेक्ट करते हैं तो हम पहले ही पकड़ सकते हैं।
और अगर हम मिस कर गए तो लक्षण क्या है, लेट आते हैं तो वो लक्षण क्या है, भूख न लगना, उल्टी जैसा लगना, सांस फूलना और मन कहीं न लगना। इसके अलावा भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो झटके आ सकते हैं, खुजली की तकलीफ से आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन जो है ये बता सकता है आपको कि साहब किडनी की बीमारी है। और डायबिटीज वालों में तो कई बार पेशेंट को लगता है, जब वो इंसुलिन ले रहे होते हैं उनको लगता है इंसुलिन पे हैं और अचानक से हमारी इंसुलिन की डोज कम हो गई, तो मरीज कई बार खुश होता है कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो रही है। लेकिन उसका दूसरा मतलब होता है क्योंकि उसको किडनी की बीमारी डेवलप कर रही है, इसलिए उसका इंसुलिन का डोज कम हो रहा है। तो ये एक सतर्कता है जो मरीज को ध्यान देना चाहिए। तो इन सब चीजों को हमको पकड़ के रखना है और लक्षण कई बार लेट आते हैं, इसलिए जांचों को अमूमन 30 साल के आसपास मैं बोलता हूं जरूर एक बार किडनी की जांच करना चाहिए। और अगर एसोसिएटेड बीमारी है, मतलब आपको पता है शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और भी बीमारी है, तो एक बार किडनी टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है, पढ़ा गया है, सुना भी गया है कि झटके भी आते हैं शरीर में इसकी वजह से। अभी आपने जिक्र भी इसका किया है, तो क्या इसे मिर्गी की बीमारी से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, मिर्गी की बीमारी का मतलब है मोटे तौर पे झटके आना। उसमें भी कारण होते हैं, कारण और अकारण वाले। अकारण वाले को सबसे पहले कहा जाता है कि हाँ ये प्योर मिर्गी की बीमारी है, इसका कोई कारण नहीं है, ब्रेन में कोई चेंजेस आए उसकी वजह से। दूसरा है कारण। कारण में होता है ब्रेन में कोई कॉज मिले या फिर वो कॉज मेटाबॉलिक हो। मेटाबॉलिक मतलब हो गया कभी कभी क्या है, शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए, वो एक और कारण है, इसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। इसी तरीके से कई बार कैल्शियम शरीर में बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी झटके आते हैं। और ये जो हम बता रहे हैं किडनी डिजीज, इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा इतनी ब्लड में बढ़ जाए कि वो ब्रेन में असर डालने लग जाए, तो ये झटके आते हैं। तो ये एक कारण है सिर्फ झटके आने का जो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। चलिए, कारणों के बारे में तो हमने बहुत सारी बात कर ली है और बहुत गहनता से आपने इन सभी चीज़ों को बताया भी है डॉक्टर सुनील जी। इलाज के बारे में, इसके उपचार के बारे में भी आपसे समझ लेते हैं। डायलिसिस भी एक प्रोसेस महत्वपूर्ण होता है, तो क्या किडनी की बीमारी का एकमात्र इलाज डायलिसिस वाला प्रोसेस है या फिर कुछ और भी होता है? आगे हम डायलिसिस को लेकर भी चर्चा करेंगे। किडनी के बीमारी का जो इलाज है वो स्टेज वाइज है। अब स्टेज को जो बनाया गया है वो किडनी की फिल्ट्रेशन की दर के हिसाब से है। अगर अर्ली स्टेज में बात करें तो फिल्ट्रेशन की दर जब 60 से कम होने लगती है तो बेसिकली तब इस बात का अनुमान लगने लगता है किडनी डिजीज चालू है। हालांकि स्टेजिंग 90 से नीचे की बात भी करती है। तो शुरुआत में ये होता है कि आपको जो रिस्क फैक्टर है उस पर फोकस करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। और जब स्टेज 3 में आते हैं जहां किडनी की फिल्ट्रेशन की दर 60 के नीचे है, वहां पे होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कराएं और उससे किडनी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं उसको दवाओं द्वारा कंट्रोल करें। ये सब चीज़ों से बीमारी की रफ्तार धीमी होती है। और जब हम स्टेज 5 में पहुंचते हैं जहां फिल्ट्रेशन की दर 15 से कम हो जाती है, इसका मतलब अब किडनी की जो तकलीफ है इतनी बढ़ गई है जहां पे दो ही इलाज संभव हैं, एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी प्रत्यारोपण। तो इन दो इलाजों से आप अपने जीवन को फर्दर आगे लंबा एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बात तो काफ़ी हद तक आपने क्लियर कर दी सर कि डायलिसिस की जो प्रोसेस होता है वो एक स्टेज के बाद होता है, यानी कि एक लंबे समय के बाद में जब वो बीमारी बहुत ज़्यादा घर कर जाती है किसी मरीज़ को। डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है इसके लिए लोग काफ़ी हिचकिचाते हैं, लोगों के मन में मिथक भी बहुत सारे हैं, डायलिसिस प्रोसेस को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो चीज़ों को आप क्लियर करें। डायलिसिस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्लड द्वारा डायलिसिस जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं, और दूसरा होता है पेट के माध्यम से डायलिसिस जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं या फिर CAPD वर्ड यूज करते हैं। हीमोडायलिसिस तब किया जाता है जब फिल्ट्रेशन की दर 15 से कम हो गई। तो हीमोडायलिसिस में हमको अगर कभी इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो गले में जो दो मोटी नाड़ियां होती हैं वहां पे एक नली डालते हैं जिसको कैथेटर बोलते हैं, उससे हम डायलिसिस इमीडिएट कर सकते हैं। लेकिन मरीज अगर पहले से समझा हुआ है और डॉक्टर ने उसके हाथ में उसका एक माध्यम बनवाया हुआ जिसको हम फिस्चुला बोलते हैं, जो दो नसों को जोड़ के बनता है, आर्टरी और वेन, उससे हम परमानेंट डायलिसिस करते हैं। उसको हाथ में लेफ्ट हैंड में यूजुअली बनवाया जाता है और डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होती है। अब रही बात मरीज को डरने की, मरीजों को यूजुअली ये लगता है
कि हम डायलिसिस कराएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, और अगल बगल के मरीज को देख के कई बार वो सोचते हैं कि उनका जीवन ज़्यादा नहीं चला। लेकिन इसमें भ्रांतियां यहाँ पे ये हैं कि जब आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देख के बोलता है तो वो सही टाइमिंग होती है डायलिसिस कराने की। अगर हम दवाओं से डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके लंबा खींचते हैं तो हमारे शरीर के बाकी अंग भी अफेक्ट होते हैं और शरीर भी कमज़ोर होता है, और लेट डायलिसिस करने से हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, और कमज़ोरी और ज़्यादा आती है। डायलिसिस के साथ साथ कई बार लोगों को लगता है कि सारी चीज़ों की परहेज करनी है, वो भी एक भ्रांति है, ऐसा नहीं है। इसमें डॉक्टर एक डाइट को डिफाइन करता है। जब हम डायलिसिस पे नहीं होते हैं तो अलग डाइट होती है, और जब हम डायलिसिस पे होते हैं तो बिल्कुल अलग डाइट होती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और क्योंकि डायलिसिस पे कमज़ोरी ना आए इसके लिए प्रोटीन और मिनरल्स के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, तो मरीज यूजुअली डर जाते हैं कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, हफ्ते में 3 डायलिसिस मस्ट होती हैं, क्योंकि वो 1/10वां हिस्सा होती हैं नॉर्मल किडनी के फंक्शन का, उससे कम भी करेंगे तो दिक्कत आती है। इसलिए हीमोडायलिसिस हफ्ते में 3 बार करना चाहिए। दूसरा, पेट के माध्यम से जो डायलिसिस होती है उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है हम इसको घर पे कर सकते हैं, और इसको दिन में 3 बार करना होता है। छोटे से ऑपरेशन, पहले अस्पताल में एक नली डल जाती है, फिर इसको ड्रिप की तरह पेट में पानी डालना और निकालना, ऐसा दिन में 3 बार करते हैं। और मरीज अपने घर के रिलेटिव के साथ इसको कर सकता है, उसको अस्पताल आने की जरूरत भी नहीं होती। तो आज की डेट में डायलिसिस बहुत अच्छी सुविधा है, हमारे अस्पताल में भी और बाकी जगह पे भी। और पेरिटोनियल डायलिसिस, और इन दोनों डायलिसिस से आप अपने जीवन को 10 से 15 साल बढ़ा सकते हैं। सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने डायलिसिस के प्रोसेस को पूरा बताया है। एक और सवाल आपसे आखिर ये भी रहेगा कि किडनी ट्रांसप्लांट भी एक प्रक्रिया होती है, क्या लगता है? क्योंकि जब हम बीमारी के बारे में बात करें तो हमने उपचार के बारे में बात किया, डायलिसिस के बारे में आपने बताया है। किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है और क्या लगता है आपको ये प्रक्रिया कितनी सक्सेसफुल होती है? देखिए, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत एक ही शब्दों में हमें समझना पड़ेगा। जब हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन की दर कम हो जाती है और लक्षण आने लगते हैं तो हमारे पास खुला ऑप्शन है कि हम या तो डायलिसिस पे जाएं या हम डायरेक्टली ट्रांसप्लांट पे जाएं। कई बार पेशेंट समझ नहीं पाते कि हम डायलिसिस करा लेंगे तो ट्रांसप्लांट पे नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप तुरंत भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास उस वक्त सुविधा नहीं है तो आप कुछ समय के बाद भी करा सकते हैं। और ट्रांसप्लांट की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ट्रांसप्लांट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लाइव रिलेटेड जिसमें परिवार से रिलेटेड व्यक्ति दे सकता है, और दूसरा कैडेवर ट्रांसप्लांट। कैडेवर ट्रांसप्लांट मतलब ब्रेन डेड डोनर्स, जिनके शरीर के बाकी अंग सक्रिय रहते हैं, सिर्फ ब्रेन डेड हो जाता है, और जिनकी किडनी नॉर्मल चल रही होती है और उनके परिवार वाले लिख के दे देते हैं कि वो डोनेट करना चाहते हैं, अंग दान करना, उनकी जो किडनी मिलती है उसको हम लोग कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और ये दोनों ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल है। जो लाइव रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट है उसका जो सक्सेस रेट है वो नियर अबाउट 90 to 95% है, तो बहुत ही सक्रिय है। और आज ऐसी दवाएं आ गई हैं जो इसके सक्सेस रेट को और बढ़ा रही हैं। चलिए, तो एक बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि अगर समय रहते आप अपनी बीमारी को पहचान लें और समय रहते नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं तो अपनी किडनी की रक्षा आप खुद कर सकते हैं और अपने जीवन, एक स्वस्थ जीवन अपना सकते हैं और अपनी उम्र को भी आप बढ़ा सकते हैं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील जी। तो किडनी दिवस के मौके पर आज का ये हमारा खास कार्यक्रम केंद्रित था, जिसको लेकर हमने डॉक्टर सुनील धर्मानी जी से बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं कि कैसे एक पेशेंट किडनी जैसी बीमारी को गंभीर बना लेता है, और अगर वो गंभीर बन भी जाती है वो बीमारी तो उससे बचा कैसे जा सकता है। और ज़रूरत तो यही होती है कि आप शुरुआत में ही, समय रहते ही लापरवाही ना करें, सतर्क रह जाएँ, सावधान रह जाएँ, ताकि आपको ये बीमारी ज़्यादा घर ना कर सके, वरना इसका भुगतान आपको खुद को करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की और इसके संबंध में जागरूकता फैलाने की। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नई जगह पर, नए विषय विशेषज्ञ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।